तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव। तो पहले कॉपी पे लिखिए स्टैंडिंग वेव, उसके बाद डेफिनेशन नोट करिए। व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन देयर सुपरपोजिशंस इज नोन एज स्टैंडिंग वेव। रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी and same amplitude moving in opposite direction then their superposition is known as standing wave। अच्छा, इंटरफेरेंस में मैंने डिफाइन किया था कि when two wave of same frequency moving in same direction अंडरलाइन था, then their superposition is interference। और स्टैंडिंग में क्या करो, ऑपोजिट डायरेक्शन। when two wave of same frequency and same amplitude, इसमें एम्पलीट्यूड भी आ गया है, when two wave of same frequency and same amplitude moving in opposite direction then their superposition is known as standing wave। तो एक वेव ये है, एक स्ट्रिंग है, एक वेव टी है। इस वेव की क्वेश्चन है y1 इज a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 लिख लीजिए। और इसका इक्वेशन है a2 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। ये दो वेव है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहा है, तो इनका सुपर पोजिशन क्या कहलाएगा, स्टैंडिंग वेव कहलाएगा। तो कोई पूछे कि बताइए स्ट्रिंग का रिजल्टेंट शेप क्या होगा, तो स्ट्रिंग का जो रिजल्टेंट शेप होगा वो इस वेव और इस वेव का क्या होगा, सुपर पोजिशन होगा। तो दोनों वेव को आपस में एडअप कर दीजिए। जब दोनों वेव को आप आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, तो देखिए, तो रिजल्टेंट वेव इज व्हाट, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो इसको जोड़ेंगे। अच्छा, सेम एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड सेम कर दिया, जोड़ दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, ये कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा, ये बनेगा साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले में ये कन्वर्ट होता नजर आएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। अब देखिए यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, ए साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जोड़िए, तो ट्वाइस का टर्म यहाँ भेज देंगे, साइन सी प्लस साइन डी तो बनेगा साइन, जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो के एक्स से के एक्स कट जाएगा और ओमेगा टी ट्वाइस ओमेगा टी बनेगा और 5 प्लस 5 का होल बाई 2 बन जाएगा। तो बनेगा आपका ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 5 अपान 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, नहीं साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी। तो इसमें इसको घटाएंगे, जब इसमें इसको घटाएंगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस के एक्स ये बनेगा माइनस के एक्स अपान 2 करेंगे तो के एक्स आ जाएगा। और ये क्या बनेगा, 5 माइनस 5 का हाफ, तो प्लस 5 माइनस 5 का हाफ बन जाएगा। अब इसमें से पूरे में से माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा, तो माइनस बन गया। और ये हो जाएगा आपका बेसिकली 5 माइनस 5/2। अब देखिए इस रस्सी में जो भी वेव पैटर्न सेटअप हो रही है उसका इक्वेशन से है, इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, y इज इक्वल्स टू, देखिएगा ये जो 2a है ना, इसको नया एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, लेट्स दिस इज स्मॉल ए, और ये जो टर्म है कॉस को इसके साथ ले जाता है, कॉस के एक्स। अब 5 माइनस 5/2 दिस इज द कांस्टेंट, एक डिफरेंट कांस्टेंट है, तो इसको अपने मन से 5 लिख लीजिए, और ये जो साइन है इसको ऐसे लिख दीजिए, साइन ओमेगा टी। इसको एक नया कांस्टेंट मान लीजिए, दिस इज 5 तो दिस इज द जनरल वेव इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है y बराबर a cos के एक्स प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये इक्वेशन दिया गया हो और कोई पूछे कि कितने वेव से मिलकर बना हुआ है, तो बेसिकली 2 वेव से मिलकर बना हुआ है, एक वेव ये है, एक वेव ये है। और अगर ये डायरेक्ट इक्वेशन हो और कोई पूछे कि ये जिस प्रोग्रेसिव वेव से मिलकर बना हुआ है उसका एम्पलीट्यूड बताइए कितना होगा, तो इसको अगर इससे कंपेयर कराएंगे, इसको इससे कंपेयर कराएंगे, तब क्या पाएंगे,
2a बराबर a, इसका मतलब कैपिटल A किसके बराबर है, a/2 का। ये जो कैपिटल A है वो a/2 के बराबर है। इसका मतलब अगर ऐसा वेव इक्वेशन दिया गया है और कोई पूछे कि ए स्टैंडिंग वेव जिन दो प्रोग्रेसिव वेव्स मिलकर बना हुआ है उस प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, तो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा उसे क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो आ जाएगा उस प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन कितना है। ये तो मैंने अभी फिलहाल आपको सिंप्लीफाई करके बताया है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका डिटेल हम लोग एनालिसिस भी करेंगे बेसिकली ये क्या हो रहा है, लेकिन इसके पहले मैं चाहता हूँ कि इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में लिख लेगा बिना कंफ्यूज हुए। तो देखिएगा, अच्छा फाई डैश कांस्टेंट है ना, तो फाई डैश कांस्टेंट है तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ, इसको हम फाई डैश कांस्टेंट है तो हम एक नया कांस्टेंट मान सकते हैं, वो फाई डैश को हम चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख लें पाई/2 प्लस एक नया फाई ट्रिपल डैश लिख लीजिए, तो पाई/2 इसको किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा और एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो वेव का एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं स्टैंडिंग वेव का, उसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इज y इक्वल्स टू कैपिटल A साइन के x प्लस phi1 इंटू साइन ओमेगा t प्लस phi2। दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म। बस फर्क ये है कि ये a और ये a अलग अलग है। एक्चुअली ये स्मॉल ए वाला है, बट इक्वेशन को ऐसे याद रखना ज़्यादा ईजियर होता है। और साइन के फॉर्म में लिखिए, ये कॉस है कि किस में आएगा और डिपेंडिंग ऑन द phi1, वो phi1 बता देगा कि वो किस में कन्वर्ट होने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे इसी फॉर्म में, बाद में phi1 के हेल्प से समझ जाएंगे कि वो कॉस में जाएगा कि साइन में जाएगा। तो स्टैंडिंग वेव में जो फर्स्ट पॉइंट आपको रखना है वो ये रखना है कि y इक्वल्स टू a साइन के x phi1 इंटू साइन ओमेगा t प्लस phi2 होगा। इसमें कंडीशन है कि जो phi1 होना चाहिए मस्ट बी लेस देन 2 पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली द कंडीशन ऑन phi2 इज लेस देन 2 पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप समझ सकते हैं कि जो दो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ये वहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने आपको SHM में पढ़ाया था। तो ये स्टैंडिंग वेव का मोस्ट जनरल फॉर्म है, उसमें phi1 और phi2 पे कंडीशन लिख लिया। अब आपको याद होगा कि SHM में वेव इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, SHM की इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते थे, तो इक्वेशन लिखने के लिए हमें फेस कांस्टेंट निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। तो यहाँ भी फेस कांस्टेंट को ही निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद करिए ओमेगा टी प्लस phi2 में phi2 निकालने के लिए हमने दो काम किए थे। पहला कि हमने y की वैल्यू पता की थी t बराबर 0 पे या गिवन टाइम पे, और फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था t के रिस्पेक्ट में, और फिर गिवन टाइम को प्लेस करके हमने वेलोसिटी का साइन देखा था कि क्या है, उसके साथ पता किया था। तो यहाँ भी हम लोग सेम काम करेंगे। अगर phi2 निकालना है तो हम लोग जो नोन कंडीशन है उसका हेल्प लेंगे, टाइम के साथ प्लेस करेंगे, phi2 की दो वैल्यू आएंगे, उसमें से किसी एक वैल्यू को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जब t के रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशिएट तो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी dy/dt। तो फिर उसके साथ ऐसे चेक करेंगे कि वो phi2 के दो वैल्यू में से कौन सी एक वैल्यू होगी। सिमिलरली ऑन दिस फंक्शन साइन के x प्लस phi1 पे बात करेंगे, तो phi1 की वैल्यू निकालने के लिए जब हम नोन कंडीशन x की वैल्यू प्लेस करेंगे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, तो phi1 की दो वैल्यू आएगी, उन दो में से कौन सी वैल्यू ये जानना है। तो आप फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx बन जाएगा, एंड dy/dx इज नथिंग बट स्लोप। तो फिर वो स्लोप बताएगा कि इस phi1 की इस दो में से कौन सी एक वैल्यू होगी। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको बेसिकली ये चीज़ याद रखना है, और phi1 phi2 की वैल्यू दिख ही रहा है आपको। दूसरी चीज़ phi1 phi2 को निकालने के लिए एक तो y का हेल्प लेंगे और दूसरा इसका डिफरेंशिएट एक बार t के रिस्पेक्ट में ताकि phi2 मिल जाए, और एक बार x के रिस्पेक्ट में ताकि स्लोप अंडरलाइन है, स्लोप के साथ से phi1 मिल जाए। t के रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशिएट तो dy/2 वेलोसिटी के हेल्प से phi2 मिलेगा, और जब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो dy/dx स्लोप के रिस्पेक्ट में स्लोप के हेल्प से phi1 मिलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यूज़ कर रहा हूँ, जेई मेंस में तो नहीं बट एडवांस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं,
तो जब भी मैं बात कर रहा हूँ एडवांस के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नहीं, गुड। चलिए, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन कर रहा हूँ, पहले मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, ग्राफ बनाऊंगा और कहूँगा कि इसका इक्वेशन लिखें, और आप उसका इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में ये इक्वेशंस जो मैंने इतना बड़ा इक्वेशन लिखा है, ये स्ट्रिंग के शेप के मूवमेंट, पार्टिकल के मूवमेंट को किस तरीके से शो कर रहा है। तो वहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगी कि एक्चुअली में इसमें वेव ऐसे भाग रहा है कि इसमें वेव ऐसे भाग रहा है। वो मैथमेटिकल इक्वेशन ही हर चीज़ को क्लियर कर देगी, ठीक है। चलिए, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वो पॉइंट है इसमें, आपसे ये कहता है कि ये जो स्टैंडिंग वेव है वो किस दो प्रोग्रेसिव वेव से मिलकर बना हुआ है और उनका एम्पलीट्यूड कितना है। तो जब भी आपकी बात करेगा तो जो एम्पलीट्यूड लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, दोज मेक दिस स्टैंडिंग वेव एज अगर वो ए डैश है तो दिस इज नथिंग बट a/2, मतलब इसका ए आधा कर देंगे तो आ जाएगा जो प्रोग्रेसिव वेव इसको बनाए थे उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। थर्ड पॉइंट जो अभी के लिए फिलहाल आपको याद करना है, मैं नोट कर दे रहा हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, बता दूंगा आपको बाद में, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना है कि स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है, दिस इज नॉट ए, दिस इज कंप्लीट दिस वैल्यूज, कैपिटल ए साइन kx प्लस φ1। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस 3 पॉइंट्स को फिलहाल आपको याद ही रखना है, तो फिर याद ही रखना है कि मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव, एंगल्स की वैल्यूज, स्टैंडिंग वेव जिस प्रोग्रेसिव वेव से मिलकर बना हुआ है उसका एम्पलीट्यूड, और दूसरा एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इतना, और चौथा अगर कोई कहता है आपसे कि किन दो प्रोग्रेसिव वेव से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 sin a cos a, और 2 sin a cos a को एक्सपेंड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि बेसिकली ये किन दो प्रोग्रेसिव वेव से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने इन 3 को लिख लिया हो तो मैं चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ और क्वेश्चन बताइएगा। ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखना है, ओके। तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, कह रहा है कि इक्वेशन है y बराबर 4 sin πx cos π/2t plus π/4, देन फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव दैट मेक दिस स्टैंडिंग वेव। सेकेंड क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑफ पार्टिकल x पावर 1/3। थर्ड है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव दोज मेक दिस स्टैंडिंग वेव। फोर्थ क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x बराबर 2 एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। फिफ्थ है कि इस स्टैंडिंग वेव को फॉर्म करने वाले प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड कितनी है, वेव स्पीड, वेवलेंथ कितना है और फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, तो चलिए बताता हूँ। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो मैं कहा था कि इसको एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। तो जनरल इक्वेशन इज y बराबर a साइन kx प्लस φ1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस φ2 से कंपेयर कराएंगे। तो एक कॉस है ना, तो कॉस का मतलब ये किससे एडजस्ट हो जाएगा, ये π/2 से एडजस्ट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कॉस लिख देंगे तो भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, बस फर्क क्या होगा कि φ2 जो साइन के स्पेलिंग वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो जब इससे कंपेयर कराएंगे तो कैपिटल ए कितना आएगा, कैपिटल ए इज 4, कैपिटल ए की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन मैंने कहा था कि जो प्रोग्रेसिव वेव इस स्टैंडिंग वेव को बना रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, a/2। तो आप कहेंगे कि जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ए डैश इज नथिंग बट a/2, तो दिस इज 4/2, आंसर इज 2 यूनिट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, आंसर इज 2 यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑफ पार्टिकल x बराबर 1/3। तब सबसे पहले जानेंगे कि स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड मैंने क्या बताया था। मैंने कहा था कि स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, ये फंक्शन है a sin kx प्लस φ1 है। तो kx वाला फंक्शन ये तो है, दिस वन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव।
φ1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a sin kx का फॉर्मेट बन गया। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव है, अगर वो ये डबल डैश है तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज 4 sin पाई एक्स, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। और किस पार्टिकल का, x बराबर 1/3, तो इस फंक्शन x जगह पे 1/3 रख दीजिए, तो आएगा 4 sin π/3 एंड π/3 60 डिग्री, दिस इज 4√3/2। नाउ आंसर इज 2√3। तो सेकेंड क्वेश्चन बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में कह रहा है द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव दोज मेक दिस स्टैंडिंग वेव। तो आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड के लिए इस फंक्शन को ट्वाइस को अलग कर लीजिए, 2 को एक साथ कर लीजिए, तो क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 साइन पाई एक्स इंटू कॉस π/2 t प्लस π/4। अभी कितना है, 2 साइन है कॉस है, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो मैं इसको हटाता हूँ, तो आप इसको एक्सपेंड करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू ट्वाइस 2 साइन ए कॉस ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस ए, साइन ए प्लस बी, तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, पाई एक्स माइनस π/2 t माइनस π/4। ब्रैकेट बंद करिए। तो जो इक्वेशन है ना, ये बन गया ट्वाइस ऑफ साइन पाई एक्स प्लस π/2 t प्लस π/4 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन पाई एक्स माइनस π/2 t माइनस π/4। तो बेसिकली दो प्रोग्रेसिव वेव है, एक प्रोग्रेसिव वेव ये है और एक प्रोग्रेसिव वेव ये है। इस दो प्रोग्रेसिव वेव से मिलके ये स्टैंडिंग वेव फॉर्म हुआ है। तो दिस इज द y1 एंड दिस इज y2। आप इसको ध्यान रखेंगे। गुड। अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x बराबर 2 एंड t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसके लिए ये स्टैंडिंग वेव में जो पार्टिकल x बराबर 2 और t बराबर 1 पे है उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब रिजल्टेंट वेव इक्वेशन पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए dy/dt निकालने जा रहा हूँ, t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफरेंशिएट। तो यहाँ से क्या बनेगा 4, ये बनेगा साइन पाई एक्स, अब कॉस से क्या बनेगा माइनस साइन, फिर π/2 t प्लस π/4, और t का कोफिशिएंट बाहर जाएगा ना, π/2 बाहर आ गया। अब 2 से 2 कट गया, तो कितना बन गया -2π। अब इस फंक्शन में x जगह पे क्या रखना है 2 और t जगह पे क्या रखना है 1, तो x जगह पे 2 रख दीजिए। तो जब 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2π, और t जगह पे क्या रखेंगे 1, तो बन गया 1, तो π/2। अब साइन 2π तो वैसे भी 0 होता है, तो ये वैल्यू कुछ भी हो, अगर ये 0 हो गया तो पूरी वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब जिसमें प्रोग्रेसिव वेव है उसमें x बराबर 2 पे जो पार्टिकल है उसका t बराबर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड है। अब बात करेंगे वेव स्पीड। तो अगर आपको वेव स्पीड निकालनी है तो इसमें देखें, वेव स्पीड इज नथिंग बट ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के। तो ये के है, तो कंपेयर कराएंगे फोर्थ को, तो के क्या मिलेगा पाई, और ओमेगा टी, तो ओमेगा क्या मिलेगा π/2। देन व्हाट इज वेव स्पीड, तो वेव स्पीड इज नथिंग बट ओमेगा अपान के। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ओमेगा अपान के, तो π/2 डिवाइड बाई पाई, तो दिस इज 1/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेव स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। एक इधर से आ रहा 1/2 से, एक इधर से आ रहा 1/2 से। फोर्थ के बाद हम आते हैं फिफ्थ को। फिफ्थ आ गया ना, तो फिफ्थ था। सिक्स क्वेश्चन क्या है, वेवलेंथ बताइए। तो वेवलेंथ लैम्डा के पे आ जाएगा, 2π/λ इज इक्वल्स टू पाई। देन व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज 2 मीटर, 2 यूनिट। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी पता करना है आपको तो ओमेगा क्या होता है, दिस इज 2πf। ओमेगा कितना है π/2, तो π/2 प्लेस कर दीजिए। देन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज 1/4 हर्ट्ज। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसका मतलब अगर स्टैंडिंग वेव का एक इक्वेशन दिया गया है और आपसे पूछता है कि प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड बताइए, आपसे पूछता है कि जो दिन उन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशंस बताइए, आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी, वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड, ये सब प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सॉल्व किया। ओके।
तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ एनालिसिस ऑफ स्टैंडिंग वेव इक्वेशंस। तो मैंने स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन लिख लिया, y बराबर a sin kx φ1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस φ2। तो अगर एनालिसिस करना है तो एक सिंपल इक्वेशन से सोचते हैं ना, और सिंपल इक्वेशन सोचने के लिए लेट्स वी एज्यूम φ1 is 0 and φ2 is 0। नाउ दिस होल इक्वेशन बिकम्स y बराबर a sin kx इंटू साइन ओमेगा टी। एक सिंपल इक्वेशन ले लिया, और जैसा इसमें पैटर्न आएगा बाकी सब में भी पैटर्न सेम आएगा। अगर φ1 φ2 आप अलग अलग लेते हो तो पैटर्न सेम आएगा, पर टाइम वो अलग अलग होगा उस पैटर्न को अटेंड करने का। तो अगर ये इक्वेशन है a बराबर y बराबर a sin kx sin ओमेगा टी, चलिए बात करते हैं। इस पूरे फंक्शन में ये sin ओमेगा टी है, टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, तो पूरी वैल्यू जब टाइम के साथ चेंज होगी तो भी वैल्यू चेंज होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे फंक्शन में कोई पूछे कि अगर ये ओरिजिन है, यहां से एक पर्टिकुलर दूरी x पे जाइए और इस पॉइंट के मोशन की कल्पना करते हैं, इस पॉइंट की मोशन की कल्पना करते हैं, तो इस पर्टिकुलर दूरी x पे जो पड़ा पार्टिकल है, क्या उसके लिए साइन के x फिक्स हो जाएगा? हाँ, क्योंकि अगर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है। अगर x कोऑर्डिनेट फिक्स है तो साइन के x फिक्स हो गया। इसका मतलब यहाँ का पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा तो ये वैल्यू फिक्स होगी इसके लिए, क्योंकि उसका x फिक्स है और ये तो कांस्टेंट है ये, तो पूरी वैल्यू ये कांस्टेंट हो गई इस पार्टिकल के लिए। और इस y की जो वैल्यू है वो अब चेंज होगी बिकॉज ऑफ साइन ओमेगा टी। तो अगर t के पे 0 प्लेस करेंगे, 0 प्लेस करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y भी 0 हो जाएगा, वट एवर वैल्यू ऑफ दिस। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो y भी मैक्सिमम करेगा, और वो कितना होगा? इसी के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ का जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितना दूरी अटेंड कर सकता है? सिर्फ इतना। लेकिन कब? जब साइन ओमेगा टी 1 होगा, और जब साइन ओमेगा टी 0 होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब साइन ओमेगा टी -1 होगा तो इतना ही आएगा, बट वो ऊपर न होके नीचे बन जाएगा। इसका मतलब कि पर्टिकुलर x पे जो पड़ा पार्टिकल है वो मैक्सिमम इतना दूरी मीन पोजीशन से ऊपर जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है। अब मीन पोजीशन से जितना ऊपर जाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। इसका मतलब कि यहाँ पे जो पड़ा पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड क्या कहलाएगा? फर्स्ट पॉइंट, एम्पलीट्यूड कितना कहलाएगा? a sin kx। इसलिए बोलते हैं कि स्टैंडिंग वेव में किसी भी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा? a sin kx। और अगर ये φ1 इसमें लगा होता तो क्या आता? a sin kx प्लस φ1 आ जाता, जो कि मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में लिख के दिखाया था। तो मैं लिख रहा हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज a sin kx प्लस φ1, और इसके लिए तो φ1 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो आप समझ गए जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये भी। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट की एनालिसिस करने जा रहे हैं। मान लीजिए अगर x को 0 मान लें, x कोऑर्डिनेट 0 मान लें, और उसकी मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो x बराबर 0 पे जो पार्टिकल पड़ा होगा उसके लिए साइन के x 0 हो जाएगा। अगर साइन के x 0 हो गया तो साइन ओमेगा टी जो कि टाइम के साथ बदल रहा है वो 0 रहे तो 1 रहे तो 2 रहे तो 3 रहे, वो तो हो ही नहीं सकता, साइन है ना, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो 0 रहे तो 0.5 रहे तो, या 1/3 रहे, या कुछ भी रहे, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं, वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि एक बार साइन के x 0 हो गया तो ये वैल्यू कुछ भी अटेंड करेगा तो पूरी वैल्यू 0 आएगी। वो x और 0 के लिए नहीं है भाई, के x की वैल्यू 0 मान लो, देखो कौन कौन सी वैल्यू आती है। के x की वैल्यू 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, इस के x की वैल्यू इनमें से कोई भी वैल्यू तो पूरी वैल्यू क्या रहेगी? साइन के x की 0, तो साइन ओमेगा टी कुछ भी हो जाए, ये पूरी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 0 रहेगी। इसका मतलब कि इस रस्सी पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, ऐसे x कोऑर्डिनेट है। इसको क्या लिख सकते हैं? k को 2 पाई बाई लैम्डा, तो इससे x क्या क्या आ गया? इसको इक्वेट करेंगे तो x 0 आएगा, और इसको इक्वेट करेंगे तो पाई से पाई कटेगा, 2 नीचे आएगा, लैम्डा ऊपर जाएगा तो बनेगा लैम्डा बाई 2। सिमिलरली इसको इक्वेट करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा, क्या आएगा? लैम्डा। इसको इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा? 3 लैम्डा बाई 2। इसको इससे इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा? 2 लैम्डा। इसका मतलब कि जो x बराबर 0 पे पार्टिकल पड़ा हुआ है, जो x बराबर लैम्डा बाई 2 पे पार्टिकल पड़ा हुआ है, जो x बराबर
3 लैम्डा पे पड़ा हुआ है, जो x बराबर 3 लैम्डा बाई 2 पे पड़ा हुआ है, जो x बराबर 4 कह रहे हैं 2 लैम्डा पड़ा हुआ है। ये रस्सी पे वो पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा वट एवर वैल्यू ऑफ दिस। मतलब रस्सी को पार्टिकल कभी भाग ही नहीं सकते, चाहे इस साइन ओमेगा टी की वैल्यू कुछ भी हो। ऐसे सारे पॉइंट जो टाइम के साथ कभी मूव नहीं कर सकते वहीं पड़े रहेंगे, आर नोन एज नोड पॉइंट्स, NODE, नोड पॉइंट। तो लिखिए नोड का डिफिनीशन, लिखिए हेडिंग नोड पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स ऑन स्ट्रिंग, लिखिए दोज पॉइंट्स ऑन स्ट्रिंग हुज डिस्प्लेसमेंट्स आर ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो एट ऑल टाइम, आर नोन एज नोड पॉइंट्स। Those point whose displacement are always zero are known as node points। और कोई पूछे कि दो नोड के बीच की दूरी कितनी है, तो इसमें से इसको घटाइए तो लैम्डा बाई 2 आएगा, इसको इसको घटाइए तो लैम्डा बाई 2, इसके बीच की दूरी, तो लैम्डा से 3 लैम्डा 2 घटाएंगे कितना आएगा, अगेन लैम्डा बाई 2 आएगा, ये अगेन लैम्डा बाई 2 आएगा। इसका मतलब दो कंजुगेटिव नोड के बीच की दूरी क्या होती है, लैम्डा बाई 2। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, जब ये साइन के x है तो x 0 आ रहा है, अगर वो φ1 लग देगा ना साइन के x प्लस φ1 तो फिर ये वैल्यू कुछ और ही कोऑर्डिनेट आता। लेकिन दो नोड के बीच की दूरी हमेशा फिक्स होती है, चाहे इसमें φ1 ऐड हो या ना ऐड हो। तो एक तो पॉइंट ये रखना था, दूसरा पॉइंट्स नोड के विषय में आपको लिखना था, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे नोड के विषय में। अगर आपको नोड पॉइंट्स को जानना है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। फॉर नोड पॉइंट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज साइन kx plus φ1 is 0, या amplitude of wave is amplitude of standing wave। For these points is 0। फर्स्ट पॉइंट्स कभी भी कहता है आपसे कि नोड पॉइंट बताइए, तो हम क्या करेंगे, उस स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड पता करेंगे, उसको 0 कर देंगे। उसको 0 करने के बाद जो जो एक्स कोऑर्डिनेट आएंगे वो बताएगा कि एक्चुअली में नोड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। तो पहला आपने ये लिखा, दूसरा आपने ये लिखा, नोड के अंदर ए पॉइंट्स, बी पार्ट लिखिए वट एवर इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव पैटर्न, साइन के एक्स कॉस के एक्स क्या है ये मतलब है, वट एवर स्टैंडिंग वेव इक्वेशन minimum distance between two nodes is always lambda by 2, या distance between two consecutive nodes is lambda by 2। मतलब minimum distance between two nodes is lambda by 2। whatever, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, whatever इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फिलहाल कि नोड के विषय में कि दो नोड की बीच की दूरी हमेशा लैम्डा बाई 2 होती है, और नोड का कोऑर्डिनेट जाना तो एम्पलीट्यूड 0 कर देंगे। तीसरा, तो ये नोड पॉइंट्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। हम इसका थर्ड पॉइंट लिखने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट्स देखिएगा, ये जो एम्पलीट्यूड है ना, जब लिखा है ये साइन के एक्स, पता है इस रस्सी के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं भाई, एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, ए साइन के एक्स बराबर है, इस फंक्शन में एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, ए साइन के एक्स बराबर है। तो हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड किसी अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि देखो नोड का 0 हो गया, और जैसे से आप आगे की ओर बढ़ेंगे साइन के एक्स चेंज होगा, क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है। जब ये चेंज होगा तो फिर एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 है, तो हुआ क्या होगा, पहले एम्पलीट्यूड बढ़ा होगा और फिर बढ़कर घट के 0 हो गया होगा। भाई यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 है, और इधर से जाते वक्त इधर एक्स के बदलने की वजह से साइन के एक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो पहले 0 है फिर यहाँ 0 है, तो कैसे हुआ होगा, पहले 0 से बढ़ के मैक्सिमम फिर घट के 0। बेसिकली ये हुआ होगा इसमें। तो अगर मैं कहूँ
किस रस्सी पे कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम। तो अगर ये एम्पलीट्यूड है स्टैंडिंग वेव का, तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो तब आएगा जब साइन के एक्स की वैल्यू क्या होगी, +-1 आएगी। भाई 1 होगा तो मीन के ऊपर और -1 होगा तो मीन के नीचे। एम्पलीट्यूड है ना, नीचे से देखो या ऊपर से देखो, बात एक ही है। साइन के एक्स +-1 हो गया। तो कब संभव है? ये तभी संभव है जब, और इस केस में एम्पलीट्यूड कितना आएगा, ये हो जाएगा, और यही सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। क्यों क्या लिखूंगा मैं, 2π/λ × x बराबर +-1। तो साइन के एक्स वैल्यू 1 कब होती है? जब π/2 हो, या 3π/2 हो, या 5π/2 हो, इन सब पे होती है 1। तो फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकाल लेते हैं, 2π से पाई, तो इससे λ/4 आएगा ना, λ/4 आएगा। देखिए लैम्डा इधर पाई कट गया, 2 to 4, इससे क्या आएगा 3λ/4, इससे क्या आएगा 5λ/4। मतलब ये वो पॉइंट है स्ट्रिंग के ऊपर जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। इन्हीं को हम बोलते हैं एंटी नोड पॉइंट्स। तो एंटी नोड पॉइंट के विषय में बात करने जा रहा हूँ। एंटी नोड पॉइंट्स, एंटी नोड्स। एंटी नोड के अंदर आप फर्स्ट पॉइंट्स में डिफरेंस लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, those points on string whose amplitude are maximum are known as antinode points। तो ये कोऑर्डिनेट्स λ/4 कैसे आएगा, ये 0 है, λ/2 एक्जैक्टली इसका बीच का होगा λ/4। तो ये बेसिकली एंटीनोड पॉइंट्स हैं। और ये लैम्डा, ये λ/2 है, तो बीच क्या होगा 3λ/2। भाई लैम्डा प्लस λ/2 का आधा करेंगे तो 3λ/4 आ जाएगा। तो 3λ/4 कहाँ आएगा, एकदम बीच में। दीज आर एंटीनोड्स। फिर 5λ/4 क्या आएगा, इसका सम का हाफ करेंगे तो आएगा एंटीनोड। सिमिलरली एंटीनोड यहाँ भी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो एंटीनोड है वो दो नोड के एग्जैक्ट बीच का पॉइंट है, दो नोड के एग्जैक्ट बीच का पॉइंट है, दो नोड के एग्जैक्ट बीच का पॉइंट है, दो नोड के एग्जैक्ट बीच का पॉइंट है। तो पहला तो मैंने बताया कि एंटीनोड वो पॉइंट्स हैं जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। दूसरा मैंने ये बताने जा रहा हूँ कि जो एंटीनोड्स होते हैं वो हमेशा दो नोड के बीच में होते हैं। सिमिलरली देखिए, दो एंटीनोड के बीच में ही तो नोड है, दो एंटीनोड के बीच में या दो नोड के बीच एंटीनोड, मतलब दो नोड के एग्जैक्ट बीच में एंटीनोड होगा और दो एंटीनोड के एग्जैक्ट बीच में नोड होगा। समझ रहे हैं ना? तो अच्छा, अब एंटीनोड के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले थे हम, +-1 किया था, मतलब जैसे एम्पलीट्यूड है ना, साइन के एक्स 1 किया था, मतलब ये पूरा एम्पलीट्यूड को मैं मैक्सिमम किया था। इसका मतलब कि एंटीनोड निकालना है तो आपको क्या करना होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव मैक्सिमम करना होगा। स्टैंडिंग वेव आपको मैक्सिमम करना होगा, और जिस एक्स के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आएंगे वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, एंटीनोड कहलाएंगे। बी पार्ट, अगर कोई आपसे पूछता है बी पार्ट, अच्छा तो मैं एंटीनोड के अंदर का जो बी पार्ट है ना, मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे बी पार्ट। इससे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज λ/2। द सिमिलरली इसके और इसके बीच की दूरी, ये 3λ/4 है ना, इसके इसकी बीच की दूरी होगी λ/2 होगी। घटा के देखो, इसमें से घटाओगे तो 3 में से 1 गया 2, λ/4 इज λ/2। तो दो एंटीनोड की बीच की भी दूरी क्या होती है, कंजुगेटिव एंटीनोड की बीच दूरी λ/2 होती है। और कोई पूछे कि कंजुगेटिव नोड और एंटीनोड की बीच दूरी, तो λ/4 होती है। वट एवर द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव पैटर्न। तो पहला एंटीनोड में एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव जानना है तो मैक्सिमम करना पड़ेगा। ये पार्ट बी पार्ट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड्स इज λ/2। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड वन एंटीनोड इज λ/4। और इन दोनों के लिए इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में इक्वेशन से मतलब सिर्फ कोऑर्डिनेट के लिए है, उनका कोऑर्डिनेट क्या क्या है, बीच की दूरी के लिए इससे मतलब नहीं है। तो आपको मैंने स्टैंडिंग वेव की इक्वेशंस के अंदर बातें बताई कि एंटीनोड्स पॉइंट्स कौन से होते हैं, फिर आपको मैंने क्या बताया, नोड पॉइंट्स कौन से होते हैं, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना होता है ये बताया।
अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टैंडिंग वेव में पार्टिकल का मोशन किस तरीके से होता है। तो अगला पॉइंट्स आप नोट करिएगा, जो भी पॉइंट था उसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए फोर्थ पॉइंट था, मैंने फोर्थ नोट कर दिया, आप भी नोट कर लीजिए जैसा आपने कॉपी में नोट किया होगा। देखिए इक्वेशन से सपोज करिए इस इक्वेशन में मैं t के जगह पे 0 लिख रहा हूँ, मतलब मोशन एनालिसिस कर रहा हूँ, t के जगह पे 0 लिख रहा हूँ, तो t के पे 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, y is 0, y is 0। इसका मतलब अगर t 0 रख दिया तो साइन ओमेगा t 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, वट एवर वैल्यू ऑफ साइन के x। इसका मतलब हो गया कि इस रस्सी पे जितने पार्टिकल होंगे सब के सब कहाँ पे होंगे, मीन पे होंगे, सब के सब एक साथ कहाँ होंगे, मीन पे होंगे। कब, t बराबर 0 पे, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सारे पार्टिकल कहाँ होंगे, मीन पोजीशन पे होंगे, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। अब बात करते हैं जब ये साइन ओमेगा t 1 होगा, मतलब जब साइन ओमेगा t 0 हो रहा है तो y 0 हो रहा है, और जब साइन ओमेगा t 1 होगा तो इसी y की वैल्यू क्या आएगी, a साइन के एक्स आ जाएगी, इसी y की वैल्यू जब ये 1 होगा। तो इसका मतलब कि a साइन के एक्स मतलब एंटी नोड वाला कहाँ पहुंच चुका है, मैक्सिमम पे। भाई साइन के एक्स में साइन के एक्स एंटी नोड के लिए 1 था ना, तो +1 पे पहुंच चुका होगा, और नोड वाला तो 0 पर आएगा। तो सारे के सारे पार्टिकल एक साथ 0 पे थे, और अब की बार क्या है, t बराबर 0 पे, मतलब ये t बराबर 0 का कंडीशन है। और साइन ओमेगा t जब 1 हो रहा है, इस टाइम पे क्या हो रहा है कि y a साइन के x आ गया, तो यहाँ के लिए तो x 0 है तो y 0 आएगा, और यहाँ के लिए नोड है तो नोड तो हमेशा 0 पर आएगा। और अगर x जब λ/2 प्लेस कर देंगे ना, λ/2, इस एंगल को पता करते देखिए ना, k कितना होता है 2π/λ, k, और x कितना है λ/2, तो वैल्यू क्या आ गई पाई। तो दिस एंगल इज पाई, साइन पाई 0 तो y 0, तो 0 पर आएगा। तो यहाँ पे तो 0 पे रहा, तो यहाँ का एंगल 0 और यहाँ का एंगल पाई है, तो ये एंगल क्या आएगा π/2, अरे ये 0 और ये पाई, तो ये एंगल π/2 बीच का है। जब π/2 साइन के एक्स जगह पर रखेंगे तो पहले क्या आ जाएगी 1, +1 आ गई ना, तो +1 का मतलब ऊपर चला गया, मतलब पार्टिकल्स यहाँ के ऐसे होंगे इस तरीके से। किस टाइम पे, साइन ओमेगा t जब 1 होगा तब, उस टाइम पे। और ये एंगल 0 है और ये एंगल क्या है, पाई है। अच्छा अगर ये 0 और ये पाई है तो ये एंगल क्या होगा 2π, इसको आप हटाते चाहिए, अभी बताता हूँ, इसको भी हटा दीजिए, ये कितना आएगा 3π, और ये कितना आएगा 4π, ये बनेगा। तो देखिए इसमें जो ये जो kx की वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में होगा, तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव। साइन की वैल्यू पार्टिकल किस में होती है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, 0 और पाई के बीच में, और पाई से 2π के बीच में क्या होगा नेगेटिव। तो देखिए तो साइन की एक्स वैल्यू इसके बीच में प्लस है, इसका मतलब और साइन ओमेगा t 1 है, तो अगर ये साइन ओमेगा t 1 मतलब ये पॉजिटिव, और 0 और 2π के बीच में साइन के एक्स भी पॉजिटिव, क्योंकि के एक्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में रहेगा तो साइन प्लस रहेगा, तो ये पूरी वैल्यू प्लस आ गई ना, तो ऊपर आएगा। और अगर पाई और 2π के बीच में तो साइन ओमेगा t तो टाइम है, हमेशा प्लस आएगा, प्लस नहीं है, और ये वैल्यू माइनस बन जाएगी। क्यों माइनस बन जाएगी, क्योंकि पाई और 2π के बीच में जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी नेगेटिव आएगी, मतलब ये जो ग्राफ ऊपर है अब वो एक इसके बीच का जो ग्राफ होगा किधर होगा, नीचे होगा। सिमिलरली 2π और 3π के बीच में ये ग्राफ ऊपर जाएगा और इस बीच में ग्राफ नीचे रहेगा। इसका मतलब मैंने ये अभी भी सीखा है कि एक सर्टेन टाइम ओमेगा टी की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 किस किस पे होगी, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 सेकेंड होगा, पाई सेकेंड होगा, 2π सेकेंड होगा, 3π सेकेंड होगा, एटसेट्रा। मतलब अगर ये टाइम रहे, इस टाइम पे रस्सी के सारे पार्टिकल 0 पे होंगे, और इस टाइम पे इस इक्वेशन का स्पेंड का टाइम आएगा सारे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, तो जो बगल वाला लूप होगा वो नीचे एक्सट्रीम पे होगा। और ये एक साथ सारे पार्टिकल मीन पे और एक साथ सारे पार्टिकल एक्सट्रीम पे, ऐसे यहाँ वाला ऐसे होगा, यहाँ वाला ऐसे होगा। फिर जब अगला टाइम आएगा तो एक ही साथ किस पे आएंगे, मीन पे, तो ये भी मीन पे आ जाएगी, ये भी मीन पे। इसका मतलब मोशन कैसे हुआ, इसमें पहले ऐसे था तो ऐसे मोशन हो रहा है, एक साथ एक्सट्रीम पे, फिर एक साथ मीन पे, फिर एक साथ इस एक्सट्रीम पे,
फिर एक साथ इस स्पीड पे, फिर एक साथ ऐसे, मतलब मोशन ऐसे हो रहा है इस तरीके से। तो लूप ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अगर ये लूप ऊपर जा रहा है, लूप नीचे आ रहा है, अब ये लूप ऊपर जा रहा होगा, मतलब। और अगर इस लूप की कल्पना की जाए तो मीन पे ऐसे था ना, तो इसका ऐसा मोशन होगा, ऐसे, ये ऐसे मोशन करेंगे। अब कंजुगेटिव के साथ रिवर्स मोशन होगा, मतलब स्टैंडिंग वेव में जो रस्सी के पार्टिकल्स होंगे उनका मोशन ऐसे होगा, ऐसे कंजुगेटिव के साथ। और अगर ये ऐसे मोशन कर रहा है, तो अगर बगल से बात करोगे तो ऐसे मोशन करेगा, ऐसे। जबकि हम प्रोग्रेसिव वेव में पढ़े थे कि पार्टिकल में वेव ऐसे भागता हुआ नजर आ रहा था, ऐसे भागता हुआ नजर आ रहा था। इससे भागता नजर नहीं आएगा, अपने ही पोजीशन पे वेव फिक्स नजर आएगी, ऐसे ऐसे। दोनों का फर्क देखो ना, दिस इज स्टैंडिंग वेव पैटर्न एंड दिस इज प्रोग्रेसिव वेव पैटर्न, प्रोग्रेस कर रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसमें नोट करेंगे, लिखिए। इन स्टैंडिंग वेव और पार्टिकल्स come at mean positions simultaneously and also their extreme positions simultaneously. Here loop will be in oscillatory motions. Here loop will appear in oscillatory motions. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि स्टैंडिंग वेव में सारे पार्टिकल एक साथ मीन पाएंगे और एक साथ एक्सट्रीम पे जाएंगे और लूप ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होगा। पता है, यहीं पे प्रोग्रेसिव वेव से डिफरेंस आ गया। प्रोग्रेसिव में एक पार्टिकल अगर ओरिजिन पे है ना, तो एक एक्सट्रीम होता था, ऐसे मोशन, मतलब ये ओरिजिन पे तो एक्सट्रीम एक साथ कभी ऐसा होगा प्रोग्रेसिव वेव में। जबकि स्टैंडिंग वेव में एक ही साथ हो, ऐसे है ना, मीन पे है, एक सेकेंड, मीन पे है, क्या ये मीन पे है, एक ही साथ एक्सट्रीम, एक ही साथ मीन, एक ही साथ एक्सट्रीम, एक ही साथ मीन। जबकि प्रोग्रेसिव में एक मीन पे तो एक एक्सट्रीम पे भी होगा, हो सकता है दूसरा मीन पे हो तो तीसरा एक्सट्रीम पे हो, उसमें ऐसा होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव। तो आपने इस फोर्थ पॉइंट को नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कहता है कि अब यहाँ के पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं ना, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। और जो फेज होता है ना, फेज वो बताता है कि दो पॉइंट्स में अगर फेज का डिफरेंस है तो उनका वेरिएशन के विषय में बात करेगा। तो चूंकि ये पॉइंट एक ही साथ ऊपर जा रहा है, एक साथ वो मीन पे आ रहे हैं और एक साथ अपने एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। अगर कोई दो पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पे जा रहा है, एक साथ मीन पे आ रहा है, तो कहा जाता है कि इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। ऑब्वियस है यार। अगर मैं कहूँ कि मान ली क्वेश्चन को लिख रहा है इस तरीके से, y बराबर एक साथ मीन पे आ रहा है और दूसरा इक्वेशन y2 क्या है, a2 sin ओमेगा t है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, 0, व्हाटएवर एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये फेज बताएगा ना। अगर एक साथ जा रहे हैं तो ये sin ओमेगा t, तो भी sin ओमेगा t होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कहते हैं कि सेम लूप में, अगर ये लूप है, ये एक लूप है, अच्छा, स्टैंडिंग वेव को ना ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके की शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है कि ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, इसका मतलब है ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। बस फर्क क्या है कि जब ये ऊपर जा रहा होगा तो नीचे जा रहा होगा, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ये ऊपर जा रहा होगा, और ये नीचे जा रहा होगा। तो स्टैंडिंग वेव का रिप्रेजेंटेशन, अगला पॉइंट है, लिख लीजिएगा। स्टैंडिंग वेव को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। और ये जो दूरी होती है, दिस इज λ/2। ये λ/2 होती है क्योंकि ये कंप्लीट लैम्डा होगा, दिस वन इज कंप्लीट लैम्डा। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव एंड दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। हाँ, 6 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा था ये कि अगर कोई क्या है कि इसमें और इसमें फेज डिफरेंस बताइए, तो आंसर इज 0, क्योंकि एक साथ एक्सट्रीम पे, एक साथ मीन पे। अब कोई पूछे इसके बीच में फेज डिफरेंस, तो आंसर इज पाई। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो इसके बीच में फेज डिफरेंस पाई होगा, और इसके बीच में अगेन 0, इसके साथ पाई। इसका मतलब सेम लूप में फेज डिफरेंस 0 होता है, जबकि एडजेसेंट लूप के साथ फेज डिफरेंस पाई होता है। तो लिखिए, इन स्टैंडिंग वेव
फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स इन सेम लूप इज 0 while with adjacent loop it is pi. रिपीट कर रहा हूँ, इन सेम लूप फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स इज 0 while with adjacent loop फेज डिफरेंस इज पाई. ठीक है, ये हमने स्टैंडिंग वेव की प्रॉपर्टी लिख ली. लेकिन प्रोग्रेसिव में ऐसा नहीं था. प्रोग्रेसिव में एक ही पॉइंट का फेज टाइम के साथ चेंज हो रहा था और बगल वाले के साथ वो फेज डिफरेंस कितना था, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी था या डेल्टा एक्स था. तो डेल्टा एक्स बार बार बदलेगा ना, याद कर लिखे थे ना भी हम लोग, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. तो ये तो चेंज करते जाओ तो डेल्टा फाइव चेंज हो जाएगा. इसमें ऐसा नहीं था. तो आपने नोट कर लिया. तो स्टैंडिंग वेव की मैंने एक चीज़ आपको ये बता दी. ठीक है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन नोट करते हैं और पता करते हैं कि इसमें फेज डिफरेंस कैलकुलेशन मैं करवाता हूँ आपको, और वेव इक्वेशंस इस पे लिखना होगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है. ठीक है.